अगर आप सांस लेते हैं तो आप लंग कैंसर के खतरे में हैं। अगर आपको लंग कैंसर के खतरे को जीरो करना है तो सांस लेना बंद कर दीजिए। फेफड़े जो हैं वो कैसे खराब हो रहे हैं? पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस मैटर ये दोनों ही हमारे हवा के साथ अंदर जाते हैं और हर सांस में वो अंदर जमा होते जाते हैं। तो ये हमारे विंड पाइप की जो लाइनिंग होती है उसको रिएक्ट कराते हैं और वो लाइनिंग ऐसे सिकुड़ जाती है जिससे हमें अस्थमा जैसा जो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है। और COPD एक बीमारी होती है जिसमें लंग्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और उनके विंड पैसेज सिकुड़ जाते हैं और जो एयर सैक्स हैं वो चौड़े हो जाते हैं और वो हम सांस ठीक से नहीं ले पाते, लोग रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं। आजकल लोगों का O2 भी बहुत ज्यादा गिर रहा है। अगर लंग्स मेरे नॉर्मल हैं तो O2 कभी नहीं गिरे। अगर किसी की ऑक्सीजन 90 से कम हो रही है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लंग्स में इफेक्ट शुरू हो गया है। ई-विपिंग और सिगरेट वाला है, उसके बारे में बताइएगा क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ये भी चर्चाओं में आ रहा है। जैसे स्मोकिंग से नुकसान होता था उससे ज्यादा नुकसान हमारे फेफड़ों को ई सिगरेट से हो रहा है और एक डिजीज है जिसको कहते हैं वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी। वो एक डिस्क्राइब्ड एंटिटी है जिसमें आपको अस्थमा जैसा अटैक पड़ा, न्यूमोनिया जैसा पड़ा, आपके लंग्स खराब हो गए, लंग्स के अंदर बैलून जैसे बुल्ला बन गए, से लेकर लंग फेलियर नीडिंग लंग ट्रांसप्लांटेशन और लीडिंग टू डेथ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट में। आज बात करेंगे सांसों की, सांसों में घुलते जहर की। इतना ज़्यादा जो जहर फैल रहा है, किस तरह से आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचा रहा है। जानेंगे फेफड़े कैसे काम करते हैं, कैसे फेफड़े दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं जानेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में, जानेंगे कैसे छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने फेफड़े को बचा सकते हैं। ये दिल्ली NCR का जो हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं और किस तरीके से इन हवाओं के बीच अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने फेफड़े को बचाएं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने लंग हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद कुमार, जो बहुत सारी बातें बताएंगे हमें। तो बहुत बहुत स्वागत है गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट में। बहुत टाइम से मैं आपको सर्च कर रही थी, मैं सोच रही थी कि कब मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं डॉक्टर अरविंद से जो है वो एक पॉडकास्ट करूँगी, और वो भी जो माहौल चल रहा है। तो विजया जी, पहले तो मैं आपका पर्सनली और गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मुझे यहाँ बुलाने और आपके दर्शकों जो लाखों में हैं उनके साथ रूबरू होने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो सर, जो ये माहौल चल रहा है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो फेफड़े हैं वो किस तरह से काम करते हैं, क्या संरचना होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि फेफड़े काम कैसे करते हैं, वो बताइएगा। और प्लस फेफड़े जो हैं वो कैसे ख़राब हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगी सब अच्छे से जो है उसको समझाइए हमारे व्यूवर्स को और मुझे भी। जी। तो हमारे फेफड़ों का जो मेन पर्पस है वो हवा से ऑक्सीजन लेकर के शरीर में पहुंचाना और शरीर में मेटाबॉलिज्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बाहर निकालना, यह मूल फंक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे सैकड़ों छोटे छोटे फंक्शंस हैं जहां फेफड़े, लेकिन हम उसके बारे में आज अभी विस्तार से नहीं चर्चा करेंगे। मूल चीज़ है हवा अंदर जाना, उससे ऑक्सीजन अंदर जाना, CO2 बाहर आना और CO2 बाहर निकलना। इसके लिए शुरुआत हमारे नॉस्ट्रिल से होती है। नाक के थ्रू हम पीछे की तरफ जाते हैं, वहाँ एक नेज़ोफेरिंक्स होता है और फिर ये जाकर के हमारे वॉइस बॉक्स में आता है। वॉइस बॉक्स से उसके लोअर बॉर्डर से विंड पाइप शुरू होता है। जो कुछ सेंटीमीटर लंबा होता है और वो नीचे आकर के अपर चेस्ट में लेफ्ट और राइट दो में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम मेन ब्रोंकस कहते हैं। और दोनों के दोनों एक एक फेफड़े में, राइट वाला राइट फेफड़े में, लेफ्ट वाला लेफ्ट फेफड़े में जाता है। तो ये एयर पैसेजेस हैं जिसके थ्रू, नाक के थ्रू होती हुई हवा हमारे लंग्स में पहुंचती है। राइट वाला अपर मिडिल लोअर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और वो फिर फर्दर 8 या 9 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं
और लेफ्ट वाला अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड होता है और वो भी फर्दर डिवाइड्स होते हैं। तो ये जो हमारे विंड पाइप होता है ये पहले एक होता है, फिर 2 में डिवाइड हुआ, फिर वो फर्दर। तो 21 से 22 बार इस तरह के डिविजन्स होते हैं और फाइनली उसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं, जो एक पतली सी लाइनिंग होती है। एक तरह से आप समझ लीजिए छोटा सा बैलून है। अच्छा। एक ट्यूब आई और उसके एंड पे छोटा सा बैलून, वहां से उसके चारों तरफ खून की नलियां होती हैं। अच्छा। तो उसके अंदर जब हवा आती है और चारों तरफ खून की नलियां हैं तो उनके बीच में ये गैस का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन हवा से खून में चली जाती है और जो खून होता है जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, जो वो शरीर से लेके आती है, वो हवा में आ जाती है, हवा बाहर निकल जाती है और यह प्रोसेस हमारे जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक 14 से 16 बार प्रति मिनट, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है करीब 25,000 बार प्रतिदिन। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत नॉन स्टॉप चलता रहता है। तो मोटे मोटे तौर पे कहें फेफड़े 2 होते हैं और उनका फंक्शन हवा से ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना और शरीर से CO2 को ऑक्सीजन में बाहर लाना, ये होता है। अच्छा। उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो हम अभी नहीं करेंगे जी। यह जो संरचना है, अब इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जो उसकी लाइनिंग को या विंड पाइप को, पैसेजेस को अफेक्ट कर सकती हैं और उससे हमारी भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां होती हैं जी। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जो लंग्स का कलर है वो पिंक होता है, एकदम प्रिस्टीन पिंक होता है। लेकिन आज की तारीख में पिंक फेफड़े नवजात शिशुओं को छोड़ के बाकी सब लोगों में एक रेयरिटी हो गए हैं। चेस्ट सर्जन होने के नाते बच्चों में भी हमें आजकल लंग्स के अंदर काले काले डिपॉजिट्स मिल रहे हैं और उसका कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण। अब आप सोचिए कि अगर हम 25,000 बार सांस ले रहे हैं और हर बार में हम रफली 300 ml के करीब एयर अंदर ले रहे हैं तो कुल 300 ml। तो कुल 24 आवर्स में करीब 10,000 लीटर हवा अंदर जाती है। 10,000 लीटर? और उस 10,000 लीटर हवा में अगर पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस हों तो वो भी अंदर जा रहे हैं और उनका एक सूक्ष्म फ्रैक्शन भी अगर हर सांस में अंदर रह जाता है तो आप सोचिए कि 24 घंटे में कितना कूड़ा हम अपने फेफड़ों के अंदर जमा कर रहे हैं, जो फिर फेफड़ों को हैंडल करना पड़ता है। बाप रे। और ये भी है डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आ रहा है जो ब्रीदिंग किल वाला, जो आजकल एक सिद्धांत आ रहा है कि सांसें जो हैं वो मतलब मार रही हैं, लोगों की ज़िंदगी कम हो रही है। मतलब ये दिल्ली NCR में भी बोल रहे हैं और ओवरऑल मतलब इंडिया में बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब अच्छा एयर क्वालिटी है। ये जो क्वालिटी है ये किस तरीके से ज़िंदगी के साल कम कर रहे हैं, इस पर भी बताइएगा सर। ये जो सेंटेंस है ब्रीदिंग किल्स, ये एक्चुअली मैंने ही पॉपुलराइज किया था जी। 2 सेंटेंस मैंने किए थे, एक तो ये ब्रीदिंग किल्स और दूसरा है कि इन पॉल्यूटेड सिटीज न्यूबॉर्न्स बिकम स्मोकर्स। कि प्रदूषित शहरों में नवजात शिशु और बच्चे भी स्मोकर बन जाते हैं। ये दोनों ही सेंटेंस मैंने पॉपुलराइज किए हैं और इसके पीछे कुछ कारण, ये ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ सेंसेशनल का मन है इसलिए, क्या कुछ कारण है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो आज की तारीख में जो प्रदूषित हवा है, हम उसको देख लें कि प्रदूषित हवा किसको कहते हैं। किसी भी हवा में अगर ऐसे पदार्थ हों जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों और वो ऐसे लेवल में हों जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो प्रेजेंस ऑफ मटेरियल एंड देयर प्रेजेंस इन अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी विच हार्म्स आवर हेल्थ, तो उसको हम प्रदूषण कहते हैं जी। अब ये प्रदूषण 2 तरह का होता है, एक होता है पार्टिकुलेट मैटर यानी सूक्ष्म कण, जिसको PM बोलते हैं, उसको हम PM, पार्टिकुलेट मैटर को PM कहते हैं जी। उसको PM10, 2.5, 1, लेस देन 1 उनके आकार साइज के अनुसार किया गया है। जो PM10 बड़ा पार्टिकल है, PM2.5 छोटा है, 1 और लेस देन 1 उससे भी छोटे हैं। तो ये तो हुए पार्टिकुलेट मैटर। और उसके अलावा बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के प्रोडक्ट्स और सैकड़ों ऐसे केमिकल्स
जो तरह तरह के प्रोडक्ट्स में आते हैं जी। और वो उसमें से ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। तो अच्छा। पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस मैटर ये दोनों ही हमारे हवा के साथ अंदर जाते हैं और हर सांस में वो अंदर जमा होते जाते हैं। और ये जो पार्टिकुलेट मैटर है इसमें सिलिका होता है, बेसिकली पार्टिकल्स ये धूल के सिलिका के कण होते हैं, लेकिन उनकी सरफेस पे बहुत सारे केमिकल्स चिपके होते हैं। तो ये जब अंदर जाते हैं तो जाके जो मैंने बताया था ना ब्रोंकियोल्स है, जो हमारी आखिरी एयर पैसेज के अराउंड जो वो एयर पैसेज है उसकी दीवार में जाके ये बैठ जाते हैं। ओके। जो PM10 है बड़ा वाला पार्टिकल, वो तो नाक में रुक जाता है क्योंकि PM10? गॉड ने हमें, आपको पता होगा कि नाक के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, हाँ। छोटे छोटे जी, हेयर्स जी, होते जी, हैं। बिल्कुल होते वो गॉड का दिया हुआ एक बहुत बड़ा नेचुरल मैकेनिज्म है कि उन्होंने ये नाक के एंट्री पे ही एक फिल्टर लगा दिया कि जो भी गंदगी है वो यहीं फिल्टर हो जाएगी और हम छन नाक जाए। साफ करके उसको क्लीन कर लेंगे। तो बहुत से लोग आजकल अपना नोज के अंदर के जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनको भी आजकल काटने लग गए हैं। हाँ। तो वो एक्चुअली आप अपने नेचुरल बैरियर को रोक रहे हैं, वो ओह, उससे अच्छा। पोल्यूशन और जगह ना करें। हो सकता है अगर बाहर आ रहा हो कोई उसको बात कट कर अलग दें, है। बट पूरी तरह से उसकी सफाई ना करें। आप एक गॉड के क्रिएट किए हुए नेचुरल बैरियर को आप मिटा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं से जो ये फेफड़ों में चीजें ना जाए उसके लिए ये चीज नोज में गॉड ने जो दिया है वो इसीलिए दिया था कि जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो यहीं रुक जाएंगे, वो अंदर नहीं जाएंगे। और PM10 यहाँ रुक जाता है, लेकिन 2.5, 1, लेस देन 1 और सारी गैसेस वो अंदर जाती हैं, जी। लंग की लाइनिंग में जाके जम जाती हैं, फिर वो वहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड में चली जाती हैं और ब्लड के माध्यम से वो सर से लेकर पैर तक हर अंग में जाती हैं। ओह, इसीलिए सबसे ज़्यादा डैमेज तो लंग्स को होता है, लेकिन यह कहना कि एयर पोल्यूशन से सिर्फ फेफड़ों को नुकसान होता है, जो कि बहुत से लोगों में यह भ्रांति है। न केवल लोगों में, मैं पूरे देश में ट्रैवल करता हूं तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से भी इस बारे में बात की है। तो कईयों का कहना है कि साहब वो वायु प्रदूषण से तो हमारे फेफड़े इफेक्ट होते हैं। नहीं, फेफड़े से वो एंटर करता है, लेकिन ब्रेन से लेकर पैर तक कोई अंग, विजया जी, ऐसा नहीं है कि जो जो effect ना करे। कुप्रभावित ना हो। जी जी। और ये कुप्रभाव हमारे सांस लेने का, पहली सांस लेने का इंतजार नहीं करता, यह उससे पहले हमें अफेक्ट करने लगता है। अब आप सोचेंगे कि सांस लेने से पहले ये कैसे अफेक्ट करता है, जब हाँ, वो सांस ही कैसे? नहीं ली कैसे? तो ये पॉल्यूशंस अंदर कैसे गए? हम्म। तो उसका आंसर है कि जब हम अपनी माता के पेट में होते हैं, ओके। जो हमारा 9 महीने का पीरियड हाँ, होता है मदर के यूट्रस Pregnancy में, time? प्रेगनेंसी में, जी। तो प्रेग्नेंट मदर जब प्रदूषित हवा में सांस लेती है तो वहां से तो भी वो जाएगा? केमिकल्स उसके लंग्स में जाते हैं, बाप रे। वो उसके ब्लड में जाते हैं, और उसका ब्लड ही तो उसके बच्चे के लिए मेन सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई है। वही ब्लड तो उसका पालन पोषण करता है ना। तो उस ब्लड के माध्यम से वो माता अनजाने में अपने शिशु को उन केमिकल्स को भी भेज रही है, उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ओके। और वो उसको नुकसान करता है। बाप रे। पहले 3 महीने में हमारा अंगों की संरचना होती है, हाँ, पहले ऑर्गन 3 डिफरेंशिएशन। तो अगर उस समय ये केमिकल्स गए तो यह कंजेनाइटल डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, जिसको अच्छा। हम जन्मजात विकृतियां कहते हैं। ओके। किसी के कोई पोर्शन डिफेक्टिव है, किसी के कोई पोर्शन डिफेक्टिव है, हार्ट में इतना डिफेक्ट ज्यादा है, ये सब लंग्स में। चीजें कर। यह प्रूफ है, इसलिए कोई मेरे मन की गणित नहीं है, ये साइंस बुक्स में लिखा हुआ है, रिसर्च में लिखा हुआ है कि पोल्यूटेड सिटीज़ में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कंजेनाइटल डिफेक्ट्स का इंसिडेंस नॉन पोल्यूटेड सिटीज़ के मुकाबले कई गुना हायर होता है। ओके। सेकेंड और थर्ड जो तिमाही होती है प्रेगनेंसी की, उसमें बच्चे की ग्रोथ होती है। तो उस समय ये केमिकल्स आने से ग्रोथ इफेक्ट होती है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन, बाद में डेथ हो जाना, समय से पहले प्रसव हो जाना, ये सब बीमारियां होती हैं। तो वायु प्रदूषण हमारी पहली सांस का इंतजार नहीं करता, वो हम पर सांस से पहले प्रहार कर देता है। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है और पहली सांस लेता है, तो अगर हवा प्रदूषित है तो वो हवा तो उसके लिए भी प्रदूषित उसके है लिए भी, ना, हाँ। तो वो उसको भी नुकसान करेगी। और नुकसान का गहराई एसेस करने के लिए एक फॉर्मूला है कि
पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 22 माइक्रोग्राम एक सिगरेट के बराबर होता है। बाप रे। यानी कि विजया जी, अगर आप आज नोएडा में हैं और यहाँ का PM 2.5 मान लीजिए 220 है, हालांकि वो एक्चुअली 450 से ऊपर है, 450 ही, जी, बट मतलब तो बता रहे हैं 450 को आप 22 से डिवाइड करिए तो आप नोएडा में रहने की वजह से अगले 24 घंटे में 20 सिगरेट पीएंगी। बाप रे, आप अपने बिना को नॉन सिगरेट स्मोकर पिए। मत कहिएगा। सोचिए वो तो यह चीज तो बच्चे से शुरू हो जाती है ना। जैसे ही बच्चे ने पहली सांस ली तो पहले साल में ही बच्चा 10, 15, 20, 25 सिगरेट पी रहा है और उसको नुकसान भी हो रहा है। इसीलिए हम बच्चों में भी आजकल लंग्स में काले काले डिपॉजिट्स देख रहे हैं, है ना। और यह चीज मैंने कई बार फोटोज के माध्यम से समझाई है। इसको मैं एक फोटो में भी दिखा देता हूँ कि देखिए, यह वो पिंक फेफड़ा है जैसा कि हम नॉर्मली जो जन्म पर होता है, अच्छा, ये जो राइट साइड में है, यह पिंक फेफड़ा है। बच्चों में कैसा दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ अगली पिक्चर में जी। ये देखिए, ये एक बच्चे का लंग है, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे। हाँ जी, हाँ। इसमें देखिए बच्चे के भी लंग में जब ये काले काले डिपॉजिट्स हैं, और बड़ों में क्या हो रहा है वो तो आप पिछली पिक्चर में देखा होगा आपने कि आजकल स्मोकर और नॉन स्मोकर का डिफरेंस ही खत्म हो गया। ये बाईं तरफ वाली पिक्चर देखिए, इस तरह के लंग्स रोज मैं ओटी में देखता हूँ और उससे दुख होता है, दर्द होता है। मन करता है कि इन फोटोज को 140 करोड़ लोगों तक हर घर में पहुंचा दो कि भाइयों और बहनों, आपके अंदर ये हो रहा है, क्या आप इसको अलाउ करेंगे? जी, ये 40 साल के लोग हैं। हाँ, ना 40 साल में ही ज्यादा है। जितनी उम्र बीतती जाती है उतना ये बढ़ता जाता है। ये तो इतना ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो चुकी है डॉक्टर साहब, और इसी की वजह से सारी बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि जमा ये लंग्स में हुआ है, लेकिन लंग्स क्या होता है, एक गोडाउन की तरह हो जाते हैं, वहां जाके ये इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे बाकी शरीर में रिलीज होता रहता है, और हर अंग में, सर से, ब्रेन से लेकर टो तक हर अंग इफेक्ट होता है। जी बिल्कुल। मेरी डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि बहुत ज़्यादा ये जो है हार्ट को भी इफेक्ट कर रहा है जी। और हार्ट अटैक्स प्रदूषण की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो बच्चों में हार्ट में प्री मैच्योर हाइपरटेंशन, स्कूलों में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। देखिए, हम जब MBBS करते थे तो हमें पढ़ाया गया था कि हाइपरटेंशन 35-40 की उम्र के बाद होता है, उससे पहले कोई कारण हो तो होता है, अदरवाइज जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं वो। आजकल स्कूल से जो स्टडीज आ रही हैं उसमें 15 से 20% बच्चों में जो है वो हाइपरटेंशन रिपोर्ट हो रहा है। एरिथमियास यानी कि हार्ट की बीट की इर्रेगुलरिटी बच्चों में रिपोर्ट हो रही है। कई बार तेज हार्ट बीट बच्चों में रिपोर्ट हो रही है। बड़ों में हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस पॉल्यूटेड सिटीज में ज़्यादा होता है। ब्रेन में सब लोग कहते हैं आजकल बच्चे बड़े चंचल हो गए हैं, हाइपर एक्टिव हो गए हैं। स्कूल की टीचर से बात करो, अरे डॉक्टर साहब आजकल तो बड़ा मुश्किल है, बच्चों को बड़े हाइपर एक्टिव हो गए हैं। हाँ, ये बोला वो उनके ब्रेन में जो ये पॉल्यूटेंट्स का असर हो रहा है उसकी वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन है, वहाँ कुछ स्वेलिंग है, उसकी वजह से वो बच्चे हाइपर एक्टिव। मतलब इतना ज्यादा ये नहीं कहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं बच्चों को ब्लेम किया जा रहा है ना, बच्चे नहीं, वो हवा रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। चाइना से कई रिपोर्ट्स आई हैं कि बच्चों का जो IQ डेवलपमेंट है, उनकी जो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है, वो भी 10 से 20% तक अफेक्ट हो रहा है। यानी कि वो जो उनकी नेचुरल IQ थी वो डेवलप नहीं हो रही है। और बड़ों में ब्रेन अटैक, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट WHO की फिगर है कि 25 से 30% तक ब्रेन स्ट्रोक्स और 25 से 30% तक हार्ट अटैक्स के पीछे पॉल्यूशन ही प्राइमरी कारण होता है। और वो फेफड़ों के जरिए पहुंच रहा है। लोगों को लगता है कि फेफड़े जो हैं वो बस फेफड़े ही खराब हो रहे हैं। बहुत सारे फेफड़े भी नहीं खराब, कई बार फेफड़ों को भी ब्लेम नहीं मिलता, बट जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वायु प्रदूषण, वो पीछे छुपा रहता है। हाँ, वही है, वो पीछे छुपा हुआ है। देखिए, एक बड़ा और क्रूड फिगर है कि कोविड ने पूरे एपिडेमिक में जितनी डेथ्स कॉज की, उससे ज्यादा डेथ्स हर वर्ष एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। हर वर्ष। जी, हर वर्ष कोविड ने दुनिया को रोक दिया था और एयर पोल्यूशन पे हम ध्यान नहीं देते, जिंदगी हमारी वैसी चलती रहती। क्यों?
जब हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो कारण ये है कि कोविड एक दिखने वाली चीज़ थी। कोविड आया, हम इफेक्ट हुए, हमारा लंग इफेक्ट हुआ, हमारी डेथ हुई, कोविड डेथ, इतनों की डेथ। तो डायरेक्टली वो नंबर बढ़ा और उसकी वजह से कोविड को एक एपिडेमिक माना गया। लेकिन इसको एयर पोल्यूशन बीमारियां कॉज करता है, लेकिन जब हम बीमारी का डायग्नोसिस लिखते हैं तो उसमें बीमारी का नाम लिखते हैं, उसका कॉज नहीं लिखते। हाँ। मान लीजिए आपको हार्ट अटैक हुआ, किसी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई और वो हार्ट अटैक एयर पोल्यूशन एक्सपोजर की वजह से हुआ, तो कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा जाएगा? हार्ट अटैक। लोग कहेंगे अरे यार आजकल हार्ट की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, कॉज नहीं लिखेंगे। लेकिन वो हार्ट की बीमारियां उसके खाने की वजह से नहीं थी, उसके गंदी हवा में सांस लेने की वजह से थी। ये एस्पेक्ट हाईलाइट नहीं होता। ओके। तो चाहे ब्रेन अटैक हो, हार्ट अटैक हो, लंग की बीमारियां हो, लंग कैंसर हो, आप किसी भी बीमारी से मरे उसका नाम लिखा होता है, लेकिन प्रदूषण जो कहीं नहीं। उसको कॉज करने वाला मूल कारण है एयर पोल्यूशन, उसका कहीं नाम नहीं आता। केवल एक केस है पूरे विश्व में, जी, कौन एक सी? एला नाम की बच्ची थी लंदन में, अच्छा। जिसकी 2011 में 8 साल की उम्र पे डेथ हुई अस्थमा की वजह से। अच्छा। और उसकी मदर का ये कहना था कि ये इसका अस्थमा एयर पोल्यूशन की वजह से इतना सीवियर हुआ और अच्छा। उस वजह से उसकी डेथ हुई। उन्होंने ये बात पक्के तौर अस्पताल पे ने बोली। डेथ जी। समरी में लिखा कॉज ऑफ डेथ रेस्पिरेटरी फेलियर बिकॉज ऑफ अस्थमा। वो उसकी मदर कोर्ट में गई, उन्होंने 8 साल केस लड़ा और कोर्ट ने फाइनली कहा कि वो अस्थमा उसका सीवियर हुआ था वायु Because of प्रदूषण के वायु। कारण, और उन्होंने अस्पताल को ऑर्डर किया कि उसकी डेथ समरी को रिवाइज करो, अस्थमा एक्सेसरबेशन ड्यू टू एयर पोल्यूशन। यह एकमात्र केस है। मैं चाहता हूं कि ऐसा हम सब डॉक्टर्स केसेस में लिखें कि यह न्यूमोनिया अगर बच्चे को हुआ ड्यू टू एयर पोल्यूशन, हमारे बड़ों में अगर कोई न्यूमोनिया, लंग फेलियर को या लंग कैंसर हुआ है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, तब एयर पोल्यूशन का जो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, इस समस्या की गहराई, मुझे लगता है लोग तब समझेंगे जब ये नाम इसका रोज सामने आएगा। आज ये पीछे से हमें वार कर रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये कौन वार कर रहा है और हम उसके बारे में चिंतित नहीं हैं। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए ये चीज़ जो है वो लोगों को पता चलेगी कि वाकई अगर किसी भी चीज़ में अगर आप रीज़न बता रहे हैं इसकी डेथ हुई, तो रीज़न में पॉल्यूशन को क्यों नहीं कहा जा रहा है। तो ये तो ऑब्वियसली अब मुझे भी लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को ये चीज़ों को मतलब इस पे लोग बात करें कि बोलें कि भाई प्रदूषण जो है वो हर साल हो रहा है, इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि जैसे आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से कोविड ने रफ्तार रोकी है, मुझे लगता है कि प्रदूषण को भी रफ्तार जो है वो रोक के चीज़ें करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? ज़रूर। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक और जो लोगों में भ्रांति है वो क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मुझे एकदम से याद आया, फिर जी बताइए। बिल्कुल। लोगों का मानना है कि प्रदूषण दिल्ली और आसपास के शहरों की समस्या है। अभी हाल ही में एक किसी मान्य डॉक्टर ने यह स्टेटमेंट दिया है कि विंटर के 8 हफ्तों के लिए हमें गोवा चले जाना चाहिए, दिल्ली छोड़ दें, दिल्ली छोड़ देना ऐसा चाहिए। कुछ। हाँ जी, बोला। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश का 98% सरफेस एरिया प्रदूषित है। 98%। अच्छा। पहले शायद 30 साल पहले ये सही था कि ये पोल्यूशन दिल्ली और आसपास में ज़्यादा था, बट आज की तारीख में कोई शहर ऐसा नहीं है जो प्रदूषित नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जो प्रदूषित नहीं है। 98% पॉपुलेशन प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। तो ये कहना कि ये दिल्ली या नॉर्थ की समस्या है, ये गलत है। भ्रांति नंबर 1। और दूसरी भ्रांति है, लोग कहते हैं कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने बड़े पोल्यूशन के मंथ्स होते, बाकी 9 महीने तो जी बड़ी हवा सांस रहती है। तो यह भी भ्रांति है। आसमान जो है वो नीला दिखता है। इन 3 महीनों में कुछ वायुमंडल में चेंजेस की वजह से वो बहुत हाई लेवल पे पहुंचता है, तो हवा धुंधली हो जाती है, ऑप्टिकल, तो वो जो चीज़ है वो हमें दिखती है। बाकी 9 महीने उतना धुंध नहीं होता, इसलिए तो हमें वो दिखता नहीं है, लेकिन वो होता है।
आप अगर मॉनिटर लेके चेक करेंगे तो उस समय भी PM 2.5 250-300 के रेंज में होता है, AQI उस समय भी उसी रेंज में होती है। Okay. थोड़ी सी कम होगी लेकिन होती है। जो हमारा साफ AQI वाली वैल्यू है 0 से 50, वो हमें केवल बहुत तेज बारिश के तुरंत बाद 1-2 घंटे के लिए मिलती है, जब हमारा AQI 0 से 50। अच्छा, 1-2 घंटे बारिश, क्योंकि 1-2 घंटे के बाद जहाँ गाड़ियाँ सड़क पे आई तो वो फिर वापस वहीं चला जाता है। तो अभी हमने जैसे अभी मैंने आपसे एक बात पूछा था कि रफ्तार जिस तरीके से कोविड ने रोका था, ऐसा लग रहा है कि प्रदूषण की वजह से रफ्तार रुकनी चाहिए ताकि हम उस पर कुछ कर सकें। विजया जी, सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम वो मैंने बताया कि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, अब जैसे हमारे ऑपरेटेड पेशेंट्स इस समय वापस आ रहे हैं, सबको खांसी हो रही है बिकॉज ऑफ दी ब्रीदिंग दिस पोल्यूटेड एयर। अब मैं उनसे कहता हूं कि आपकी खांसी इसकी वजह नहीं, डॉक्टर साहब हमारा तो घर में पोल्यूशन नहीं है, हम तो जी खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, हमारे घर में पोल्यूशन नहीं है। अब इतना मुश्किल होता है लोगों को समझाना कि भाई आपके घर में कोई जमीन में से तो हवा नहीं निकल रही है ना, घर की हवा बाहर से ही आती है, और बाहर तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। आपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए तो घर की हवा तो बाहर से भी और गंदी होगी। अच्छा। तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि पोल्यूशन नहीं है? तो पोल्यूशन सब जगह है, पूरे साल है, पूरे देश में है। यह जिस दिन 140 करोड़ लोग इस बात को रियलाइज करेंगे कि वायु प्रदूषण पूरे देश में है, पूरे साल रहता है, और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए एक सीरियस गंभीर समस्या है, और ये हमारे बच्चों के, हमारे पेरेंट्स के, सबके स्वास्थ्य को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। सर से पैर तक हर अंग में बीमारियां कर रहा है जी। जिस दिन ये रियलाइजेशन आ जाएगा तब लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसके सॉल्यूशंस की तरफ सीरियसली सोचेंगे, और शायद जब लोग इसको मांगेंगे तो सरकार भी इसके बारे में सोचेगी, एक्चुअल सॉलिड मेजर्स लेने की तरफ जी प्रयास करेगी। आजकल भी मेजर्स लिए जा रहे हैं लेकिन वो कॉस्मेटिक मेजर्स हैं। ओके, सो एक विपिंग और सिगरेट वाला है, उसके बारे में बताइएगा कि आपका क्या कहना है उस पॉइंट को लेकर, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये भी चर्चाओं में आ रहा है। जी भैया जी, हमने शुरू में बात की थी कि लंग्स हमारे जब हम पैदा होते हैं बिल्कुल पिंक और प्रिस्टीन होते हैं जी। तो 2 चीज़ें हैं जो लंग को नुकसान पहुंचाती हैं। एक है धूल, हाँ, जो कहीं से भी आए, चाहे वो सड़क से आए, कंस्ट्रक्शन साइट से आए, खेतों से आए, स्टॉर्म्स में आए, हाँ, धूल किसी भी रूप में जब अंदर जाएगी तो वो नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है। और दूसरा है धुआं, स्मोक, वो कहीं से भी हो, वो सिगरेट पीने से हो, वो ई सिगरेट से हो, वो गाड़ियों के एग्जॉस्ट से हो, इंडस्ट्री से हो, क्रॉप बर्निंग से हो, वेस्ट बर्निंग से हो, किसी भी सोर्स से। सो धुआं चाहे किसी भी सोर्स से हो और धूल किसी भी सोर्स से हो, धूल से आते हैं पार्टिकुलेट मैटर और धुएं से आते हैं ये धुआं, तो ये दोनों मिलकर अंदर जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोकिंग, बहुत समय से हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग में जो एडिक्शन होता है हमारा, जो लोग छोड़ नहीं पाते, वो निकोटिन की वजह से होता है। उसमें एक टोबैको में एक केमिकल होता है जिसको निकोटिन कहते हैं। ठीक है। जब हम स्मोक करते हैं तो वो निकोटिन अंदर जाता है और वो हमारे ब्रेन में पहुंचता है। वो हमें एक बहुत खुशी का फील गुड फैक्टर देता है और बहुत हाईली एडिक्टिव होता है। अगर 1-2 बार ब्रेन को वो निकोटिन मिल गया तो ये ब्रेन मांगे मोर, वो और मांगता है, और हम फिर सिगरेट पीते हैं और वो निकोटिन लेते रहते हैं। निकोटिन से भी नुकसान होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान होता है कि टोबैको जलने से 70 से ऊपर और केमिकल्स आते हैं उस धुएं में, जो लंग्स को प्राइमरीली नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, उसके अंदर भी इतने सारे धुएं। तो एडिक्शन हो रहा है निकोटिन की वजह से, और नुकसान है निकोटिन से भी, बट उससे ज़्यादा नुकसान है वो जो 70 से ऊपर केमिकल्स हैं, जिनसे COPD से लेकर लंग कैंसर तक सारी बीमारियां होती हैं। अब स्मोकिंग के बारे में सबको मालूम है कि धूम्रपान से नुकसान होता है, सबको पता है। तो आज से करीब 7-8 साल पहले चाइना में एक उसका ऑल्टरनेटिव निकला, ई सिगरेट। अब ई सिगरेट क्या होता है कि सिगरेट में तो या बीड़ी में या हुक्का में टोबैको होता है, जो तंबाकू होती है, उसको जला के हम धुआं प्रयास करते हैं।
ई सिगरेट में हम लोग ईथर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ईथर एक हाईली वॉलेटाइल केमिकल है, हाँ। जो अगर किसी भी गर्म चीज के टच में आए तो वो इवेपोरेट हो जाता है और उससे भी एक सफेद रंग की वेपर बनती है जो धुएं जैसी ही दिखती है। तो ई सिगरेट जो है वो प्राय एक छोटा सा डिवाइस होती है जिसमें एक छोटा सा टैंक होता है जिसमें ईथर होता है, एक हीटिंग डिवाइस होती है और उसको खींचने के लिए एक पाइप होता है। तो जैसे ही आप उसको कश खींचते हैं वो हीटिंग डिवाइस जो एक बैटरी से कनेक्टेड होती है वो गर्म होती है और वो ईथर वेप में कन्वर्ट होके आपके अंदर जाता है और फिर आप उसको धुएं की तरह इनहेल कर दीजिए। तो वो आपको सिगरेट पीने जैसा एहसास कराएगा, देता है। हाँ। लेकिन उसमें सिगरेट का धुआं नहीं होता। अच्छा। तो शुरू में जब ये आया तो इसको सेफ ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग के रूप में प्रमोट किया गया। अच्छा। कि भाई ये आपको वैसा ही फील देता है लेकिन इसमें नुकसान नहीं है। और ये एकदम से जंगल फायर की तरह ये पॉपुलर हो गया। हाँ। क्योंकि लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है भाई, हमें अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर क्या हुआ कि लोगों ने इसमें निकोटिन ऐड करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको सिगरेट में मजा तो निकोटिन से आ रहा था ना। हाँ। तो बिना निकोटिन के खाली ईथर तो खाली धुआं रहेगा ना, इसमें निकोटिन ऐड होना शुरू हो गया। फिर उसमें और तरह की इम्प्योरिटीज ऐड होने। जब इसका यूज ज्यादा हुआ तब पता लगा कि अरे ये तो उतना ही या उससे भी ज्यादा नुकसान कर रहा है फेफड़ों को। बहुत सारे केसेस पूरे वर्ल्ड में हुए हैं जहां इस ईथर में इम्प्योरिटीज मिल गई। और जैसे आपने देखा होगा हूश स्ट्रेटेजी होती है ना कि वो देसी ठर्रा पीने से यहाँ शराब, जहरीली शराब से इतनों की मौतें हो गई, उतनों की। तो उसी तरह से इसमें भी वो जो ईथर है वो किसी फैक्ट्री में तो बन नहीं रहा है। ये तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, लोग अपने घरों में कहाँ कहाँ बना रहे हैं। हाँ। अब उसमें कोई इम्प्योरिटी मिल गई और वो सीधी इम्प्योरिटी आपके फेफड़े में गई। हाँ। और जाके वो क्या क्या नुकसान कर सकती है। तो जैसे स्मोकिंग से नुकसान होता था उससे ज्यादा नुकसान हमारे फेफड़ों को इससे हो रहा है। और एक डिजीज है जिसको कहते हैं वैली, वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी। वो एक डिस्क्राइब्ड एंटिटी है जिसमें आपको अस्थमा जैसा अटैक पड़ा, न्यूमोनिया जैसा पड़ा, आपके लंग्स खराब हो गए, लंग्स के अंदर बैलून जैसे बुल्ला बन गए, से लेकर लंग फेलियर नीडिंग लंग ट्रांसप्लांटेशन और लीडिंग टू डेथ। ये सब कुछ हम अपनी प्रैक्टिस में रोज देख रहे हैं। तो विजया जी, आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था और मैं दोबारा से आपके गृह लक्ष्मी पॉडकास्ट, हेल्थ पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि खासकर से जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स में एक ये भ्रांति फैला दी गई है कि ई सिगरेट इज सेफर ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग। और मैं जानता हूं कुछ ऐसे पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चों को एनकरेज किया कि तुम ई सिगरेट शुरू कर लो, इस डर से कि कहीं ये सिगरेट ना शुरू करे। अच्छा। कि यार सिगरेट से तो अच्छा है ई सिगरेट, तो बेटा तू पी ले। पहले से ये दे दिया भाई, कह दिया कि वो ई सिगरेट शुरू करा दो ताकि सिगरेट ना शुरू हो। हाँ। तो ई सिगरेट इज इवन मोर हार्मफुल देन सिगरेट। और दुनिया भर की बीमारियां इससे हो रही हैं जी। लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, बच्चों की डेथ्स हो रही हैं। अभी कुछ महीने पहले मेरे पास पंजाब के एक अच्छे यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट आए जिनको लंग उनके खराब हो गए थे, और जब हिस्ट्री ली तो पता लगा उनकी बर्थडे पार्टी में वो पूरी रात ई सिगरेट और वेपिंग चलती रही। शीशा, हुक्का, वेपिंग, आपने देखा होगा वो हुक्के जैसे होते हैं, बच्चों के बीच में रख दिए जाते हैं और वही सब उससे बारी बारी से उसमें, तो मतलब हाइजीन का तो बात छोड़िए, वो जो अंदर जा रहा है वो जहर है और वो सीधा आपके फेफड़ों में जा रहा है और सीरियस नुकसान कर रहा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह बैंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन किया हुआ है, तब भी बिक रहा है और हर मॉल में, हर रेस्टोरेंट में फ्रीली अवेलेबल। तो पेरेंट्स से मेरी निवेदन है कि कृपया इस बात को अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में फैलाइए कि ई सिगरेट सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसान करती है। अपने बच्चों को बढ़िए, उनके बैग्स चेक करिए, ये ई सिगरेट बिल्कुल पेन जैसा दिखता है। अच्छा। तो बच्चे, नहीं ये तो हमारा पेन है, तो अगर आपको वो डिवाइस दिखाई दे तो बच्चे को डांटिए मत, प्यार से समझाइए, बेटा ये तुम्हारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, इसको मत करो प्लीज।
चलिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो हमें जाननी चाहिए, सबको जाननी चाहिए एक्चुअली। सो अब मुझे बताइएगा ये क्योंकि हमें अभी 2-3 चीज़ों पे बहुत सीरियस डिस्कस करना है। एक तो मुझे बताइए कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में आपके पास किस-किस तरीके के रोगी आते हैं, पेशेंट आते हैं? क्या खाँसी, ज़ुकाम? तो ये फेफड़े जो ख़राब हो रहे हैं, ये किस तरीके से क्या-क्या सिम्पटम लेकर आ रहे हैं, वो भी बताइएगा। क्यों कुछ-कुछ हैं जो कि हमें दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं उसके बारे में बताइएगा, और प्लस इसके बाद हम क्योर की बात करेंगे। तो देखिए, जब हम एयर पोल्यूशन को एक्सपोज होते हैं तो जी। सबसे पहले जो हमारे शरीर के बाहर के हिस्से हैं वो इफेक्ट होते हैं। आँख है ठीक तो है। अक्सर लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं। हाँ। आपने देखा होगा जो ट्रैफिक में बहुत लोग चल रहे होते हैं, शाम तक उनकी आंखें लाल होती हैं या इचिंग हो रही होती हाँ, है, पानी सेम सा मेरे निकल साथ रहा तो होता ऐसा है, हो रहा है मुझे भी। नोज में बर्निंग होती है, हुँ। लिप्स बड़े अजीब सा मेटेलिक सा टेस्ट आपको लिप्स पे लगता ठीक है, है। थ्रोट के अंदर दर्द, खराश, दर्द शाम या तक खराश। खराश लगती है या हाँ, ऐसे ऐसा होता गले है। में खिच-खिच टाइप बिल्कुल, होती रहती बिल्कुल। है। सांस लेने में कुछ घुटन का एहसास होता हाँ, है, भारी-भारी चेस्ट सा। आपको कंजेस्टेड और भारी-भारी लगती है। ठीक ये है। तो सब इमीडिएट इमीडिएट सिम्पटम्स है, हैं। जी। उसके बाद जब ये सारे पॉल्यूटेंट्स अंदर जाते हैं तो ये हमारे विंड पाइप की जो लाइनिंग होती है उसको रिएक्ट कराते हैं और वो लाइनिंग ऐसे सिकुड़ जाती है हुँ। जिससे हमें अस्थमा जैसा जो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है। ठीक है। बच्चों में, वृद्ध लोगों में ज़्यादा और कभी-कभी बड़ों में भी यह न्यूमोनिया कॉज़ कर सकता अच्छा, है। इसको निमोनिया कॉज़, जी, ठीक है। बच्चे आजकल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न्यूमोनिया लेके आ रहे हैं, अच्छा, आजकल। वृद्ध लोग न्यूमोनिया लेके आ रहे हैं ठीक है। और जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इलाज के बावजूद भी उन लोगों में सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सब इसी के नुकसान का असर है। प्रदूषण की वजह से। ठीक है। जब ये सब तो एक्यूट अटैक्स हैं, तो आपको नवजात शिशुओं में जो हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं कि पसली चल रही है, बच्चे की पसली चल रही है। हाँ, हाँ। वो क्या होता है कि तेज़ी-तेज़ी साँस चल रही होती जल्दी-जल्दी है, तो से। हमारी पसलियों के बीच के जो मसल हैं, वो उसको हम इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन कहते हैं। हुँ। तो वो एक तरह का ब्रोंकियोलाइटिस कि उनके विंड पैसेज पतले हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। बड़ों में उसी को हम अस्थमा कहते हैं, न्यूमोनिया हो रहा है और बाकी सब ये सब। तो ये तो सारे हुए एक्यूट ठीक है। अटैक्स। अब जब ये लॉन्ग टर्म में चलता रहता है तो अस्थमा सीवियर हो जाता है और सीओपीडी एक बीमारी होती है जिसमें लंग्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं हुँ। और उनके विंड पैसेज सिकुड़ जाते हैं और जो एयर सैक्स हैं वो चौड़े हो जाते हैं और वो हम सांस ठीक से नहीं ले पाते, लोग रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं। ठीक है। और जो सबसे भयानक चीज़ मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ वो है कि लंग कैंसर अच्छा, लगातार है? बढ़ रहा है। ओके। नॉन स्मोकर्स में भी उतना ही हो रहा है जितना स्मोकर्स में हो रहा है, लेडीज़ में भी उतना ही हो रहा है जितना मेन में हो रहा है और यंगर एंड यंगर एज पे हो रहा है। अच्छा, यह सबसे भयावह स्थिति है। स्थिति मैं स्वयं देख रहा हूँ लंग कैंसर की अपनी डेली प्रैक्टिस में। बाप रे! आज से 30 साल पहले मेरी प्रैक्टिस में 95% लोग स्मोकर्स होते थे, मेन होते थे क्योंकि मेन ही स्मोक करते थे और 50s और 60s में होते थे। तो हम उसको डिजीज़ ऑफ एडल्ट स्मोकिंग मेन कहते थे। अब आज आप स्मोकर हो, नॉन स्मोकर हो, सब चल मेन हो, विमेन हो सब बराबर। और इवन 40s में, 30s में, 20s में मैं लंग कैंसर देख रहा हूँ। तो अब वो एडल्ट स्मोकिंग मेन वाला रह ही नहीं गया, अब मैं उसको ब्रीदर्स डिजीज कहता हूँ। अगर आप सांस लेते हैं तो आप लंग कैंसर के खतरे में हैं। बी बाप रे! क्लियर। अगर आपको लंग कैंसर के खतरे को जीरो करना है तो सांस लेना बंद कर दीजिए। ओह गॉड! तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है। ये हो रहा है, हुँ। नंबर बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले की फिगर्स देखिए तो लंग कैंसर बहुत नीचे होता था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैंसर्स। आज ये नंबर 1 कैंसर है हमारे देश में, मेन में और विमेन में भी इंसिडेंस में सेम। बढ़ रहा है। 90% पेशेंट्स लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये शुरू में कोई सिम्टम ही नहीं कॉज करता। या सिम्टम्स होते हैं जैसे खांसी में खून आना, वो टीबी में भी होते हैं, तो ज़्यादातर लोग फिर टीबी का इलाज कराते रहते हैं और जब तक वो पता लगता है लेट हो जाता है। अच्छा, तो तो फिर एक तो हो ज़्यादा रहा है, दूसरा लेट स्टेज में पता रख रहा है, इसलिए कुल मिला के इससे बहुत भारी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और मेरा डर है कि आने वाले 2 दशकों में आज की तारीख में जो हम सब में एयर पोल्यूशन एक्सपोजर हो रहा है
उसकी वजह से एक लंग कैंसर एपिडेमिक आएगा हमारे देश में। ओके, चलिए ये तो आपने इतनी सारी बातें ये सारी बताई। बीमारियां जी। हैं जो मैं रोज देख रहा रोज़ हूँ। देख रहे हो आप। अब क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब हमने जान लिया। अब हमें बताइए, पहली चीज़ लाइफ़स्टाइल कैसे करें? ये इतने भयानक प्रदूषण में किस तरीके से अपनी फेफड़ों को मजबूत बनाएँ? खाना क्या खाएँ? एक्सरसाइज़ क्या करें? तो आप मुझे एक-एक करके थोड़ा-सा ब्रीफली समझाइएगा। सबसे पहले लाइफ़स्टाइल पे बताइएगा। लाइफस्टाइल में देखिए, लाइफस्टाइल पे जाने से पहले मैं एक और जी, इम्पोर्टेंट बिल्कुल, संदेश बिल्कुल, दूंगा बिल्कुल। कि, और जो ये बार बार मैं अपनी सारे जी, पॉडकास्ट जी। में कह रहा हूँ कि वायु प्रदूषण कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये हमारे वातावरण के बारे में नहीं हाँ, है। वायु प्रदूषण कोई केमिकल इशू नहीं है, वायु प्रदूषण एक हेल्थ इमरजेंसी है, हेल्थ एक इमरजेंसी। स्वास्थ्य इशू है। ये हम सब 140 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य के लिए एक सीरियस खतरा है। खतरा है। हम सब विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल क्यों नहीं बढ़े, हम पोटेंशियल रखते हैं कि हम देश पूरे दुनिया की सबसे नंबर 1 पावर बन जी, सकते हैं। बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की 140 करोड़ जनता में वर्ल्ड की नंबर 1 पावर बनने की शक्ति है, शक्ति है। और हमारी लीडरशिप हमें उस तरफ ले जा रही है। लेकिन उसके लिए हम हमें स्वस्थ सबका रहना स्वस्थ रखना तो ज़रूरी पहली है, जिम्मेदारी है। एग्ज़ैक्टली। एक अस्वस्थ सोल्जर तो कभी बैटल कभी नहीं जीत बैटल नहीं सकता कर ना। सकता, तो सही बात अगर है। देश के युवा, बड़े, बच्चे सब बीमार हो गए, तो फिर ये जो हो रहे हैं, जी, यंग एज पे डेथ्स हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, तो फिर हम कैसे विकसित होंगे? बिल्कुल। तो पहली चीज लोगों को समझनी है कि चाहे प्रदूषण को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है कि नहीं, कॉज ऑफ डेथ में लिखा हाँ। जा रहा है कि नहीं, बट आप लोग समझिए कि आपको न्यूमोनिया हुआ, आपको हार्ट अटैक हुआ, आपको पैरालिसिस हुआ, आपको लंग कैंसर हुआ, आपको सीओपीडी हुई, कोई भी बीमारी हुई, उसका डायबिटीज, हम आज इंडिया डायबिटीज कैपिटल कहला रहा है। ओबेसिटी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त को अपने संदेश में ओबेसिटी को मेंशन किया। कितनी, मतलब उन्होंने उसको, उसकी ग्रेविटी रियलाइज की होगी, इसीलिए कि उन्होंने ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। एग्जैक्टली एग्ज़ैक्टली। अब डेटा शो कर रहा है कि ओबेसिटी और डायबिटीज भी एयर पोल्यूशन से लिंक्ड हैं। लिंक्ड है, हाँ। हाँ। तो इतनी सारी बीमारियों का जो पूरा ये पिटारा कॉज कर रहा है, हम इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते तो अपने हैं? लाइफ़स्टाइल में सबसे पहले तो इसको ध्यान रखना तो पड़ेगा। मुझसे यही सवाल हर उसमें पूछा जाता है, सर अब प्रदूषण तो चलिए वो तो हाँ, बट होता ठीक है, रहेगा, होता बट रहेगा। हम आज आज कैसे कैसे बताएं? बचें? हाँ। तो मेरा जवाब ये है कि ये ऐसे ही हुआ ना, जैसे आप कहें कि एक, मैं सफेद कपड़े पहने हूँ, सफेद सफारी पहने हूँ, और मुझे एक पॉन्ड में कूदना है, गंदे से पॉन्ड में। हाँ। तो आपने कहा कि सर अब पॉन्ड तो जैसा ही है, जैसा भी है। अब आप कोई तरीका ऐसा करिए कि इसमें कूद के बिना गंदे कड़े बाहर आ जाइए। पॉइंट। तो आप 500 AQI में 25,000 बार प्रतिदिन सांस लेंगे, और आप कहें कि सर डैमेज ना हो, वो ऐसा। तरीका बताइए। तो एक ही तरीका है, सांस लेना बंद कर दीजिए। बिल्कुल, हाँ। तो मैसेज मेरा क्लियर है कि बिल्कुल। प्लीज हमारे 140 करोड़ लोगों को वायु प्रदूषण की सीरियसनेस को समझना है, क्योंकि जब हम उसको सीरियसली लेंगे तभी उसके सॉल्यूशंस के बारे में सीरियसली सोचेंगे और करेंगे, सही जो बात आज है। नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है, सही बात तो है। पहला तो ये पहला सबसे बड़ा क्लियर संदेश ये है। संदेश, और ये सबसे ज्यादा जरूरी। जी, सबसे जरूरी है, जी। क्योंकि इसको किए बिना बाकी जो सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो इररिलेवेंट हैं। जी, बिल्कुल। अगर हमने मूल कॉज को नहीं हटाया तो ये जो कॉस्मेटिक चीजें हैं ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं करेंगे। जी। अब वो कह चुकने के बाद अब नेक्स्ट चीज ये है कि आप अपने को कैसे बताएं। जी। तो पहला चीज तो ये है कि जो अपना पर्सनल एक्सपोजर है वो आप जितना कम कर सकें करिए। जैसे कि मान लीजिए आपको बाहर बहुत ही पोल्यूटेड एरिया में जाना है, तो आप मास्क लगाइए। अब मास्क कौन सा लगाएं? जो सिंपल क्लॉथ मास्क होता है और जो सर्जिकल मास्क होता है, उससे कोई फायदा पोल्यूशन में नहीं होता। N95 लगाइए। एक आता है N95 जिसमें वैल्व होता है, तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो वेल्व खुल जाता है और सांस बाहर निकल जाती है। लेकिन N95 को प्रॉपरली पहनिए, नोज और मास्क पूरा का पूरा कवर्ड हो। बट ये ध्यान रखिएगा कि N95 आपको सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर से प्रोटेक्ट कर रहा है, गैसेज उसमें से भी निकल जाती है। अच्छा, गैसेस निकल जाए? अगर ऑक्सीजन निकलनी है तो फिर बाकी भी तो गैस के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे ना। बाप रे, हाँ। फिर
तो वो तो गैस तो निकलेगी। आपने अगर उस इतना छोटा कर दिया कि गैसेज ना निकले तो फिर उससे तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी। ऑक्सीजन भी नहीं जी। जाएगी, और सांस लेने में भी जी, कई बार तो एयर suffocation। तो पास होनी है, ठीक इसलिए है। उसके साथ गैसेस पास हो जाएंगी। हाँ, पार्टिकुलेट मैटर तो आपको पार्शियल प्रोटेक्शन मिल रहा है उतनी देर जितनी देर आप मास्क पहने हैं। ठीक तो है। आप बाहर जा रहे हैं तो उसको मास्क लगा लीजिए, एक। ठीक है। दूसरा, कभी भी जब बाहर इतना पोल्यूशन है, ऐसे में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारा सांस का रेट, ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, जैसे कि आउटडोर एक्सरसाइजेस, दौड़ना, भागना, साइकिल चलाना, मैराथन दौड़ना, या बच्चों के स्कूल्स में स्पोर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, यह हरगिज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत सीरियस मतलब एक्शन है जो आपको तुरंत सीरियस नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में लोग सुबह, मैंने देखा है, मास्क पहन के दौड़ने लग जाते हैं। हाँ। तो वो बहुत, कभी कृपया N95 लगा के कभी भी एक्सरसाइज ना करें, दौड़ें ना, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा हवा की ज़रूरत है, और वो N95 उतना फ्लो अलाउ नहीं करता। आप में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। ओके। तो मास्क लगा के कभी भी आप जो है वो दौड़ने का काम ना करें, एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज वगैरह करना है तो इंडोर करिए, जहां पर आप एयर प्योरीफायर लगा के या एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स लगा के हवा की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये भी बताइएगा कि एयर प्योरीफायर, वो हम उस पर आ जाएंगे वहाँ पर। तो आउटडोर एक्सरसाइज नो, तो पहला चीज हमने ये बताई कि आप आउटडोर एक्सरसाइजेस ना करें, जाएं तो मास्क लगा के जाएं। नंबर 3, खाने की आपने बात की। जी जी। बहुत सारे वीडियोस YouTube पे हैं जिस पे लोगों ने ABCDEFG अलग अलग खानों को प्रमोट किया हुआ है। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। कोई फूड ऐसा नहीं है, मैं एज एलोपैथिक डॉक्टर बोल रहा हूँ, जो आपको सीधे लंग्स को डायरेक्टली वायु प्रदूषण से प्रोटेक्ट कर सके। जो आजकल कहा जा रहा है लंग डिटॉक्स एंड ऑल, ये सब कुछ नहीं, सब होक्स है, मिथ है। हाँ, जो एयर पोल्यूशन का नुकसान होता है, जब हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो ऑक्सीडेटिव रिडक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको बोलते ये हैं, एक प्रोसेस होता है जिससे वो पॉल्यूटेंट्स अंग को नुकसान पहुंचाते हैं। वो क्या होता है सर? मतलब बेसिकली अंगों के अंदर जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते हैं और उससे अंग को नुकसान पहुंचता है। तो अगर हम ऐसी फूड लें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा मात्रा में हो, तो वो हमें इस नुकसान के प्रोसेस से कुछ हद तक बचा सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स किस में होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स सारी हाई कलर्ड वेजिटेबल्स में होते हैं। जितनी भी गाढ़े रंग वाली, जैसे चुकंदर है, गाजर है, बैंगन है, शिमला मिर्च जो हाई कलर्ड वाली है, या पुदीना है, धनिया है, इस तरह की जो हाई कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर आप ये सब अपने खाने में ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये सब खाने से आप बिल्कुल शील्ड हो गए, लेकिन कुछ हद तक वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम होगा और आपको नुकसान कम होगा। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, आप पानी समुचित मात्रा में लें। अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज भी ड्राई हो जाएगा और आपको नुकसान की संभावना ज़्यादा होगी। पानी खूब पिएं। घर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो लोग अनजाने में करते हैं और जिससे नुकसान होता है। हम स्टार्ट करेंगे किचन से। किचन में आप अगर चूल्हा जलाते हैं, जो हमारे रूरल एरियाज़ में अभी भी है प्रधानमंत्री जी की योजना के बावजूद, तो चूल्हा तो बिग नो है, क्योंकि उससे जो धुआं निकलता है उसमें 20,000 से ऊपर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब उपले वगैरह भी लगा के करते हैं, वो सब उपला जलाएं, लकड़ी जलाएं, कोई भी इस तरह की चीज जो आप लकड़ी, कोयला, उपला या कोई और चीज जलाएंगे तो वो धुआं आपके लिए सॉलिड पॉइजन है। जो हम गैस हमारे घरों में, चाहे वो सिलेंडर में आ रही है या पाइप से आ रही है, वो सेफर है, बट 100% सेफ नहीं है। उसमें भी केमिकल, आफ्टर ऑल वो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो वो जब जलती है तो उसमें भी धुआं निकलता है और उसमें भी टॉक्सिन्स होते हैं। तो हमें किचन में एग्जॉस्ट लगाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गृह लक्ष्मी के दर्शकों के लिए कि आप किचन में अगर संभव हो तो चिमनी लगा लें गैस के ऊपर और एग्जॉस्ट भी लगा लें।
गैस ऑन करने से पहले चिमनी और एग्जॉस्ट को ऑन करें। अच्छा, गैस ऑन करने से पहले? पहले, ठीक है। राइट। और जब आप गैस ऑफ कर दें तो उसके बाद 10-15 मिनट तक चिमनी और एग्जॉस्ट को ऑन रखिए ताकि वो सारा धुआं चला जाए, किचन से क्लियर हो जाए। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी। एक तो आपने बताया कि वो जो गैस है उसके साथ ऐसे करना चाहिए, तो जो हम लोग वो जो छौंकते हैं, मतलब जैसे कि तेल हुआ, तो उसमें जो हम लोग तड़का वड़का लगाते हैं वो अगर आपने उसके ऊपर चिमनी लगा रखी है हाँ, तो वो सारे धुएं को तो बेसिकली वो भी नुकसान करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जो उससे जो ये छौंक निकल रहा है, आपने देखा होगा कई बार लोग अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं और अगर किचन के आसपास चले जाएं तो ये इट्स ए नोन कॉज फॉर एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ अस्थमा। तो वो छौंक वगैरह जो है वो सब चीज़ों में जितने भी प्रोसेसेस किचन में हो रहे हैं उनमें भी धुआं हो रहा है। वो इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है, और उसको निकालने के लिए चिमनी और एग्जॉस्ट एक इफेक्टिव तरीका है, प्रोवाइडेड वो गैस ऑन करने से पहले ऑन किया गया और 10-15 मिनट। मोस्टली गृहिणियां नहीं करती हैं, हाँ। थोड़ी देर के लिए ऑन कर देंगी और जल्दी से ऑफ कर देंगी बिजली बचाने के लिए, लेकिन आप बिजली बचाने के प्रोसेस में लंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये पहला मेरा सजेशन है। हम घरों में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, दिया ये सब जलाते हैं। अब थोड़ा सा ये एक रिस्की एरिया में मैं आ रहा हूँ क्योंकि ये धार्मिक एरिया में, मैं भी एक डिवाउट हिंदू हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ रोज सुबह, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास एक एयर क्वालिटी मॉनिटर है और मैं अभी आपको अगरबत्ती या कपूर जला के दिखा सकता हूँ कि एकदम से PM 2.5 की मात्रा में स्पाइक आता है धूप बत्ती से, अगरबत्ती से, कपूर जलाने से। अच्छा, तो अगर संभव हो तो पूजा के समय इन चीज़ों को ना जलाएं। आप हाथ जोड़ करके अगर भगवान जी के आगे साफ मन से प्रार्थना करेंगे तो बिना धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर के भी वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होती है। मेरी तो प्रार्थना रोज सुबह स्वीकार होती है। बहुत बढ़िया। और ये भी प्रार्थना कर ले कि हवा भी साफ कर दें। हवा साफ करनी है। हवन भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसमें खूब सारी लकड़ी जलती है। देखिए, हवन हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन उस समय पहली बात तो वायु में इतना प्रदूषण नहीं था, लोग कम थे, और दूसरा अगर आप ध्यान से हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उस समय हवन खुले एरियाज में होता था। घर में बड़े बड़े आंगन होते थे या हवन के ग्रह होते थे, हवन का एरिया होता था, वहां होता था। हवन कुंड बनाए जाते थे, हवन कुंड घर से दूर होते थे, वहां होता था। अब आजकल तो ये सब नहीं है, हमारे छोटे छोटे 2 BHK 1 BHK के घर रह गए, उसमें उसी के बीच में अगर आपने हवन किया और वो धुआं पूरे घर में भर गया तो वो अवश्य आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। कारपेट्स, जो घर में कारपेट्स होते हैं, वह एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लंग के लिए पॉइजन्स का, और खासकर से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये जो कर्टेन्स होते हैं, हैवी वाले कर्टेन्स, अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स, इन सब पर धूल और धुआं जमा हो जाता है। और जब बच्चे वहाँ खेलते हैं तो वो इनहेल करते हैं और वो डस्ट उनके घर में जाती है। तो कृपया कारपेट्स को बिल्कुल अपने घर से हटा दें, या तो वुडन जैसे यहाँ पर फ्लोरिंग है, या जो PVC या जो टाइल्स वगैरह हैं या मार्बल, वो साफ हो सकता है। और उस पर भी एक जो झाड़ू लगाने की प्रथा है जिससे वो धूल उड़ती है, उसकी जगह अगर हम वैक्यूम कर लें या गीले से कपड़े से हम साफ करें। पोछा मारना जो है वो बेटर है बजाय इसके कि आप झाड़ू से मारें, क्योंकि झाड़ू मारने पर आप देखिए अगर धूप की किरणें आ रही हों और वहां आप एक झाड़ू मारिए तो आपको खूब सारे उसमें पड़ तो वो दिखते नहीं है, लेकिन हम उसको इनहेल तो करते हैं ना। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। उसी तरह से लोग घर में वॉल्स पे खूब सारी पेंटिंग्स, हैंगिंग्स, प्लांट्स, ये सब, मतलब पूरी दीवार को लोग भर देते हैं। हमारे यहाँ डस्ट बहुत है तो उन सब पर डस्ट इकट्ठी होती है, और आप कितनी भी सफाई कर लें आप सारी डस्ट को साफ नहीं कर सकते, और चलने फिरने पे वो डस्ट हिलती है। तो यह भी इंडोर के पोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। अगर आप इसको हटा देंगे तो इससे भी बच सकते हैं। एक बहुत सीरियस सोर्स है
जब हमारे घरों में पुताई होती है तो अक्सर हम दीवार को चिकनी करने के लिए वो जो मजदूर आते हैं वो रेगमाल से उसको रगड़ते हैं। वो भी बहुत महक तो आती उस है समय उसकी जो वो गंदी सी। धूल वो निकलती है, डस्ट, वह लंग्स के लिए एक सीरियस पॉइजन है, सीरियस। और अगर कोई बाई चांस लंग डिजीज का पेशेंट घर में हुआ तो पक्का है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। तो संभव हो, जहां तक संभव हो, उसको भी अवॉइड करें। ठीक है। तो ये इंडोर एरियाज के, हाँ, पेट्स, अगर आपके घर में पेट्स हैं, अच्छा, वो भी प्रॉब्लम। तो पेट्स के जो बाल रेशे रेशे उड़ते हैं और वो जब जगह जगह जमा हो जाते हैं और आप बच्चे खेलते हैं और वो इनहेल करते हैं, वो भी एलर्जी, अस्थमा जैसी बीमारियों का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। पीजियन के बारे में भी बोलते हैं। पिजियन तो बिल्कुल खतरनाक है। जो पिजियन की ड्रॉपिंग्स होती हैं, वो बीट्स वगैरह, वो अगर आपने इनहेल कर ली तो एक बीमारी है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, जो इतनी सीवियर हो सकती है कि आपके लंग्स पूरी तरह से खराब हो जाएं और आप लंग ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स बन जाएं। मैं लंग ट्रांसप्लांट करता हूं तो हमारे जो टोटल रिसिपिएंट्स आते हैं उसमें हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो ट्रांसप्लांट जाता है। और उसमें अब pigeon droppings are now emerging as an important reason for people developing hypersensitivity pneumonitis। तो ये इतनी सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, इंडोर छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इससे आप अपने घर को एक सेफर एनवायरनमेंट बना सकते हैं। साथ में आप एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स रख सकते हैं जी। तो इंडोर प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, मनी प्लांट, अच्छा, एरोकेरिया, एरिका पाम, मदर इन लॉ स्टंग, एलोवेरा, ये सारे प्लांट्स अगर बड़े पत्ते आप लेंगे, इनमें हवा में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करने की स्पेशल शक्ति है। तो ये घर के अंदर रखें या बाहर? घर के अंदर। घर के अंदर मनी आप प्लांट अपने मनी प्लांट बड़े पत्ते वाला, एरिका पाम, एरोकेरिया, मदर इन लॉ स्टंग, वो आता है एक स्नेक प्लांट भी कहते हैं उसको, उसमें चौड़े पत्ते वाला आप लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एक्सचेंज का एरिया बढ़ेगा। अच्छा, मतलब तो जो मनी प्लांट है वो बाहर ना लगा के घर के अंदर मनी प्लांट को बड़े पत्ते वाला अपने घर में लगाइए, अपने बेडरूम में लगाइए, बच्चों की स्टडी टेबल के चारों तरफ लगाइए, ताकि जो हवा बच्चों तक पहुंचे वो इनसे होके गुजरे, यह उस हवा के टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ये आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ है। जितने ज़्यादा आप लगा सकें लगाइए। आपने एयर प्योरीफायर की बात की थी, तो मैं इस समय वो भी कह दूं, एयर प्योरीफायर एयर को प्योरीफाई करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जितने टाइम आप इस प्योरीफाइड हवा में हैं, आप कम से कम लोअर लेवल्स को एक्सपोज्ड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं। इफ्स एंड बट्स क्या है कि पहली बात तो ये है कि जो उसकी एयर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो आपके कमरे के साइज़ के अनुसार होना चाहिए। अब इतना बड़ा स्टूडियो में हम हैं, अगर हमने कोने में एक छोटा सा एयर प्योरीफायर रख दिया तो वो कुछ खास नहीं कर पाएगा। उसकी कैपेसिटी वॉल्यूम के हिसाब से होना चाहिए, एक बात। दूसरा, जैसे एसी के लिए हमें विंडो और दरवाजे बंद रखने चाहिए, ऐसे ही उसको भी बंद रखना चाहिए, क्योंकि अगर घर खुला हुआ है तो बाहर की हवा आ रही है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि एयर प्योरीफायर क्या करता है, वो हवा को सक करता है, एयर फिल्टर के थ्रू पास करता है और फिर उसको निकाल देता है। तो अगर उसकी कैपेसिटी जो है वो जितनी हवा आ रही है उससे ज़्यादा है, उससे कम है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। और तीसरा, ये हमें केवल उतनी ही देर हेल्प करता है जब तक हम उस कमरे के अंदर हैं। बस जब हम बाहर निकल गए, तो अब आपने बेस्ट क्वालिटी एयर प्योरीफायर अगर घर में रखा है और आप अभी स्टूडियो में हैं, तो उसका इस समय तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो हम जब सड़कों पे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, मॉल्स में हैं, दूसरे के घर जा रहे हैं, तो उस समय तो कुछ नहीं करेगा। तीसरा, ये बहुत एक एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है और ये बड़ा प्राइवेट सॉल्यूशन है, जबकि एयर पोल्यूशन देश के ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ तक पूरे एरिया में फैली हुई एक पब्लिक प्रॉब्लम। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पब्लिक प्रॉब्लम का प्राइवेट सॉल्यूशन एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपको, और खासकर से अगर आपके घर में वृद्ध लोग हैं, कोई लंग की बीमारी का पेशेंट है, हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, स्टीरॉइड्स पे हैं, इस तरह के कोई लोग हैं,
तो आप ज़रूर एयर प्योरीफायर लगाइए, लेकिन जो मैंने मेजर्स कहे हैं इनको देखकर। और लास्टली उसके अंदर जो फिल्टर होता है वो कुछ दिनों में चोक हो जाता है, तो चेंज करते और वो डिपेंड करेगा कि कैसी। अब आज के दिनों में तो शायद कुछ हफ्तों में भी चोक हो जाएगा, तो आपको उसको देखते रहना चाहिए, और अगर वो चोक हो गया है तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा, वरना वो प्योरीफायर डर्टीफायर बन जाएगा, क्योंकि उसमें खुद इतना कार्बन होगा कि वो और हवा को गंदी करेगा। तो ये बताइएगा, एक इसी से एक सवाल मेरे दिमाग में आया, ये जो प्यूरीफायर होते हैं उसको आराम से लगा के रात को सो सकते हैं, मतलब ऐसा आप लगा के रात को सो सकते हैं। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपको विंडो और डोर्स बंद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप वैसा करेंगे तो जो एयर है वही कंटिन्यूसली ब्रीथ हो रही है, तो ऐसे में रिसर्च ने शो किया है कि सफोकेशन होता है, CO2 लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डोर को खोलना पड़ेगा कि भाई बाहर से थोड़ी सी हवा फ्रेश आती रहे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आऊँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। आपके बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और लोग उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, तो मैं वो जानना चाहूँगी। बड़े अच्छे अच्छे आप एक्सरसाइजेज बताते हैं, तो वो बताइएगा कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी। जी, हम जो लंग की कैपेसिटी है उसको पूरा यूज़ नहीं करते। कई बार लोगों का पोस्चर देखा होगा आपने, झुक के बैठते हैं, लेटते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा होके लेट जाते हैं। तो पहली चीज़ तो हमारा करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए। करेक्ट पोस्चर जैसे मैं बैठा हूँ कि हमारा स्पाइन सीधा होना चाहिए और हमें आगे ऐसे काउच नहीं करना चाहिए, हमारे कंधे पीछे की तरफ होने चाहिए, और बिल्कुल ऊंचे उठे हुए भी नहीं, नॉर्मल पोजीशन में, लेकिन पीछे की तरफ होने चाहिए, और हम कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ये तो पहला है। और सर हमारा ना आगे झुका हुआ हो, ऐसे झुका हुआ होगा तो आप विंड के पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब। अच्छा, हाँ, तो हेड स्ट्रेट, शोल्डर्स लिटिल बैकवर्ड्स एंड स्पाइन स्ट्रेट, ये एक तो पोजीशन हो, हमें काउच करके नहीं बैठना है। दूसरा, जो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो योगा में बहुत सारी हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रस्तिका है, कपालभाति है, यह सब हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। मैं एक एक्सरसाइज अक्सर हर पॉडकास्ट में बताता हूँ, वो है ब्रेथ होल्डिंग। ब्रेथ होल्डिंग क्या है कि आप गहरा सांस खींचिए। जब आप नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमारा लंग उसमें पूरा 100% नहीं फैलता, जो पेरिफेरल एरियाज हैं वो रिक्रूट नहीं होते। जब हम गहरा सांस लेंगे तो वो ऐसे 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 करके हम पूरी लंग कैपेसिटी को रिक्रूट करते हैं और लंग को थोड़ा सा पुश करते हैं बड़ा होने के लिए, पूरा ओपन अप होने के लिए। और उसको अगर हम होल्ड करके रखें तो वो लंग उतनी देर खुला रहेगा, और फिर हम जब उसको छोड़ेंगे तो उससे हमारे लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ती है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे लंग्स बड़े इलास्टिक होते हैं, लेकिन जो सारे ये पोल्यूटेंट्स हैं कहीं ना कहीं उससे स्टिफनेस और फाइब्रोसिस होती है, तो हम उसको अपोज करते हैं। तो जो, और उसको अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो जितनी देर हम होल्ड करेंगे उतनी देर वो लंग फैला रहेगा। मैं अभी दिखा रहा हूँ, जितनी देर हम होल्ड करके रखेंगे तो वो लंग फैला रहेगा। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आप लंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, इलास्टिसिटी बढ़ा रहे हैं, और दूसरा आप रोज चेक भी कर रहे हैं। 45 सेकेंड्स मैंने अपने पिछले 30-35 साल के करियर में पेशेंट्स में, सब लोगों में, नॉर्मल लोगों में देखा कि अगर आप, अब मैं दिखा देता हूँ इसको, कि आपने गहरा सांस खींचा, देखिए मेरी तरफ, अब देखिए नॉर्मली मैं ऐसे बैठा था और अब तक जो मैं नॉर्मल सांस ले रहा था वो किसी को देख नहीं रहा होगा कि चेस्ट कितनी है, लेकिन अब जब मैंने सांस लिया, अब आपको मेरे चेस्ट का एक्सपेंशन दिखा ना, तो इस समय मैंने अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया, पूरी कैपेसिटी को यूज किया, और यूज करके, और जब आपको लगे कि और नहीं खींच सकते तो 1-2 सेकेंड और खींचिए। तो आप अपने चेस्ट वॉल की भी मैकेनिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, लंग की मैकेनिक्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, लंग की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा हवा अंदर जाएगी और फिर उसको रोक लीजिए, तो उससे उतनी देर लंग एक्सपेंडेड रहेगा। 45 सेकेंड्स मैंने देखा है कि बहुत हेल्दी फिगर है। अगर आपने गहरा सांस खींच के 45 सेकेंड्स तक रोक लिया तो इसका मतलब किसी भी तरह की आपको लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके दर्शक करें और 45 ना हो पाए तो वो तुरंत परेशान हो जाए। अगर कम भी है आपका तो आप रोज इसको 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके आप धीरे धीरे 1-1 सेकेंड रोज या ऑल्टरनेट डेज पे ऐड करते रहिए, और जहां आप 40-45 सेकेंड क्रॉस कर गए और उसको मेंटेन कर पा रहे हैं
तो आप अपने लंग्स को ताकतवर बना रहे हैं, बिकॉज 45 सेकंड तक होल्ड करने का मतलब आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है और ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी आपकी अच्छी है। यह है स्वस्थ फेफड़ों की पहचान है। मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। देखिए, 1-2 आपने सीधे बैठे और उसके बाद आपने 1-2 नॉर्मल सांस ली और उसके बाद इस तरह से करके लिया और फिर आप पूरे 45 सेकंड्स तक उसको रोक करके रखेंगे, ऐसे करके पूरा इस तरह से। बीच में आपका मन करेगा छोड़ा, बट आप रोके रहेंगे, रोके रहेंगे, रोके रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं पूरा नहीं है, बट आप इसको 45 सेकंड्स तक रोक करके रख सकते हैं। जब आपने 45 सेकंड्स तक कर लिया तो फिर आपको उसको छोड़ दें, 2-4 बार नॉर्मल सांस लें, फिर उसको अब एक बार खींचें, 45 सेकंड्स तक रोकें। तो 10-15 मिनट का सेशन अगर आपने सुबह शाम कर लिया तो आप अपने फेफड़ों को बहुत अच्छा स्वस्थ तरह से फैला लिया, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ा दी, उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ा दी, अपने चेस्ट वॉल की जो मैकेनिक्स है वो इम्प्रूव कर दिया और इंश्योर कर लिया कि लंग ठीक है। अब आपको इसके साथ में कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर आप 45 पे मेंटेन रखते हैं अपने को, तो यह आपका रोज़ एक लंग फंक्शन टेस्ट हो रहा है कि आप ठीक हैं, ठीक हैं, ठीक हैं। कोविड के दौरान जब लोग सीटी कराने के लिए भाग रहे थे तो मैंने बार बार ये टीवी पे कहा था कि आप सीटी के लिए मत भागिए, आप ये करिए। अगर आपकी लंग ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी 45 सेकेंड्स है तो आपके लंग्स इन्वॉल्व नहीं हैं, और अगर लंग इन्वॉल्व होंगे तो ये डाउन आ जाएगी, ये डाउन चली तो आपकी 45 थी और सडनली डाउन आ गई, तो ये एक क्यू है कि आपको कुछ गड़बड़ हो रही है, अब आप जाके सीटी कराइए। तो यह एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। बार-बार हो रहा था ना कि लंग इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सबको यही टेंशन होती थी। सब लोग सीटी कराने भाग रहे थे, जिससे कोविड और फैल रहा था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था। तो ये लोगों ने किया और इससे लोगों को पता भी लगा। हाँ, जब कम हो रहा है तो इसी तरह से आप रोज अगर ये करेंगे, आपका 45 है, मेंटेन्ड है, तो आप ठीक हैं। जब सडनली आपका कम होने लगा, इसका मतलब कुछ बात है, फिर आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये वाला जो एक्सरसाइजेस हैं, जो ब्रीदिंग वाले, ये सब हम इंडोर? हाँ, इंडोर। हवा साफ होनी चाहिए, वहाँ पर आसपास कोई अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं जल रही होनी चाहिए, और प्रेफरेबली अगर आपके पास एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स रखे हों तो वहाँ बीच में बैठ के करिए, शांत जगह पे। 10 मिनट सुबह कर लीजिए, 10 मिनट शाम को कर लीजिए। इससे आपको कंफर्म भी होगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। आप आज भी 45 रोक पा रहे हैं, 1 साल बाद भी 45, 2 साल बाद भी 45, तो यू नो कि आपका वो स्टैटिक है या धीरे धीरे। मेरे तो पेशेंट्स हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम 45 से शुरू किए थे, फिर हम 46 कर लिए, अब तो हम 1 मिनट पे पहुंच गए। बहुत अच्छी ठीक है, वेल एंड गुड। अच्छा, इसके अलावा कौन से और एक्सरसाइज है? यह मेन एक्सरसाइज है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है, वो है आपकी एक्सरसाइज ट्रेनिंग। अगर आप आधा घंटा के करीब रोज कोई कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें हार्ट की चेकअप कराने के बाद, हार्ट की तो ऑब्वियसली आप अगर कर लें कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप अपनी ब्रीदिंग की रेट बढ़ाते हैं, और हार्ट, जैसे मान लीजिए बाहर, अब आउटडोर तो एयर इतनी ख़राब है तो मैं बाहर जाने को नहीं बोलता। मान लीजिए घर में आपके पास ट्रेडमिल है या स्टैटिक साइकिल है या क्रॉस ट्रेनर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे आपने एक्सरसाइज की, जिससे आपकी सांस भी थोड़ी तेज चली, हार्ट भी रेट बढ़ा, तो उसको हम एक्सरसाइज या एंड्योरेंस ट्रेनिंग कहते हैं। अच्छा। जिससे हमारी एक्सरसाइज की कैपेसिटी बढ़ती। ये वाली जो एक्सरसाइज थी, ये तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ा रही है, बट दूसरी आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी दोनों की कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो अगर आपने 10 मिनट ये स्टैटिक एक्सरसाइज कर ली, और रोज मतलब हफ्ते में 5 या 6 दिन, 7 दिन की जरूरत नहीं है, संडे ऑफ दे सकते हैं, आपने आधा घंटा कार्डियो रेस्पिरेटरी, ये जो एक्सरसाइज ट्रेनिंग है, जो घर के अंदर ही प्रेफरेबल है, क्योंकि बाहर ना तो जगह रह गई है, पार्क्स भी आजकल फुल हो गए हैं, और दूसरा एयर क्वालिटी ख़राब है। तो ये अगर हम 2 चीज़ें करें तो इससे हम लंग्स को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ जो मैंने इंडोर सब उपाय थे, वो आपको पहले ठीक करने और उसके पहले जो है वो हमें प्रदूषण को, जो है बाहर की हवा को, दूसरा नो स्मोकिंग। कोई स्मोक कर रहा हो या ई सिगरेट और वेपिंग कर रहा हो और साथ में फिर वो एक्सरसाइज करे, तो ऐसा ही हुआ कि आप में एक तरफ आग में घी डाल रहे हो और दूसरी तरफ पानी डाल रहे हो, उससे तो फायदा नहीं होगा। तो पहले तो कारणों का निवारण करिए, और दूसरा कारणों का निवारण करने के बाद में यह एक्सरसाइज से अपनी कैपेसिटी और एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाइए। अच्छा, एक चीज़ और आ रहा है, मैं एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहती हूँ। एक आजकल लोगों का O2 भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है,
तो ये जो हुआ था, जब से ये कोविड हुआ था, तो सबके पास ऑक्सीमीटर्स हैं, तो उसको भी देख के कई बार ऐसा लगता है कि पल्स डाउन हो जाना या बहुत ज़्यादा सांस जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है कई बार ऐसे घबराहट वगैरह में, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या होता है? नहीं, देखिए, घबराहट में या पल्स डाउन होने में, पल्स तेज होने में, किसी में आपकी O2 कम नहीं हो सकती। अच्छा। हमारी बॉडी का अपना एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है। आप कितना भी दौड़ेंगे, हार्ट रेट बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, लेकिन बॉडी ऑक्सीजन को हमेशा 94 और 98 के बीच में रखती है। अच्छा। ऐसा बॉडी गियर्ड है। ठीक है। इवन कितनी भी सीरियस से सीरियस एक्सरसाइज मैं क्यों ना करूं, मेरी सांस शायद 45-50 प्रति But मिनट O2 चलेगी, हार्ट रेट शायद 160 पहुंच जाएगी, बट अगर लंग्स मेरे नॉर्मल हैं तो O2 कभी नहीं गिरेगी। इट मीन्स O2 बहुत तो इंपॉर्टेंट अगर किसी की ऑक्सीजन 90 से कम हो रही है, 90 इसका से कम। मतलब कि कहीं ना कहीं लंग्स में इफेक्ट शुरू हो गया है। अगर 90 लंग्स नॉर्मल हैं तो O2 किसी कीमत पे 90-92 से कम नहीं हो सकती। 90 नॉर्मल हमारी 94 से 98 होती है। ठीक है। 94 के ऊपर हम लोग नॉर्मल मानते हैं, 95-96 के रेंज में होती है नॉर्मल। ठीक है। बट जो लंग के पेशेंट्स होते हैं, जिनको लंग डिजीज होती है, उनकी फिर O2 कम होने शुरू हो जाती है। ओके। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति में एक्सरसाइज करते समय ऑक्सीजन नहीं गिरेगी अगर आपके लंग्स नॉर्मल हैं तो। और अगर एक्सरसाइज करने पर ऑक्सीजन गिर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लंग्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है, फिर आपको तुरंत चेक कराना चाहिए। सो इसके अलावा आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे एक बार फिर से? लंग्स हमारे बॉडी के बहुत अहम ऑर्गन्स हैं। सांस है तो आस है। पहली सांस से ज़िंदगी शुरू होती है और सांस रुकने से ज़िंदगी रुक जाती है। हमें ईश्वर बहुत प्यारे पिंक लंग्स दे के भेजता है, लेकिन अपने ही कुछ एक्टिविटीज़ से हमने हवा को प्रदूषित करके लंग्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। ऊपर से स्मोकिंग, ई सिगरेट, इस तरह की एक्टिविटीज़ से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जाने में अनजाने में। तो हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम यह रियलाइज़ करें कि वायु प्रदूषण एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस है जो हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के सामने खड़ा है। हम सबको दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहा है, चाहे हम उसके बारे में अवेयर हैं या नहीं हैं। और हम किसी भी कीमत पर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नज़रअंदाज करने की एक बहुत भारी कीमत हमें कल चुकानी पड़ेगी। हम सबको मिलकर के धू यानी धुआं और धूल के कारणों को रोकना है, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी इनकन्वीनियंस क्यों ना हो, क्योंकि हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और उसके अलावा जब तक हम ये करें, तब तक छोटे स्टेप्स हैं घर में और घर से बाहर जो हम ले सकते हैं, जिसको करके हम कुछ हद तक अपने लंग्स को और बाकी अंगों को होने वाले नुकसान से अपने को बचा सकते हैं। और फाइनल मैसेज कि जो सबसे ख़राब चीज़ें हैं, स्मोकिंग, ई सिगरेट, वेपिंग, शीशा, हुक्का, इन सब से प्लीज़ बचें। और गृहिणियों के लिए खासकर से ये मैसेज है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। आजकल ये ई सिगरेट का बहुत तेज़ी से जेन ज़ी में प्रकोप हो रहा है और उसको एक सेफ ऑल्टरनेटिव टू सिगरेट के रूप में ना लें। यह उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है। इसको फैलने से रोकें। हम सबके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आखिरी, गृह लक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और विजया जी को मुझे बुलाने के लिए कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी जानकारी दी, कैसे फेफड़े काम करते हैं से लेकर क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, और जो सबसे बड़ा मेजर बात आपने की कि जो लाइफस्टाइल है जो चल रहा है, जो हमने ये मान लिया है कि प्रदूषण से तो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ये तो प्रदूषण है, बाकी चीज़ें हम कर लें तो ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रदूषण को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। उससे रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए भी हमें एक तरीके से अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और सभी गृहिणियों को आपने इतनी अच्छी बातें बताई। सभी लोगों को, गृहिणियों को क्या, पुरुषों को भी आपने बताया, महिलाओं और पुरुषों, बच्चों, सबके बारे में आपने बात की। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद। नमस्कार। सो ये पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है
सच में, क्योंकि हमने इसमें आपके फेफड़ों के बारे में बात की है, प्रदूषण के बारे में बात की है, जिसके बारे में बातें तो हो रही हैं लेकिन क्या करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है, जिस पर डॉक्टर अरविंद ने बहुत सारी बातें कही कि किस तरह से हम इसमें अवेयरनेस लाकर इसे ठीक कर सकते हैं और हम ही ठीक कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इसके शॉर्ट्स जो है वो हम इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, उसे भी बहुत ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बार नए नए हेल्थ पॉडकास्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।